हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, देखिए आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 15 सेट है। आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 भी कवर कराया जा रहा है, तो अगर आप वॉल्यूम 1 भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार दरोगा की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट लगा लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज ही सेशन में हम लोग एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए, उसके सेट नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दें। आज के सेशन का यानी कि एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है। ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 अप्रैल 1929, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कैप्टन सैंडर्स को गोली मारी थी। तो ये भी याद रखेंगे कब, तो 17 दिसंबर 1928 को। किसको? तो सैंडर्स को। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी। तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में केशव चंद्र सेन की सहयोग से आत्मारंग पांडुरंग, एमजी रानाडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये सब लोगों ने मिलकर के किया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी। इससे पहले देखिए, बिहार दरोगा में अब तक 2008 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री का, साइंस का, ज्योग्राफी का, 3 सब्जेक्ट का मैंने कवर करा दिया है। बाकी भी अब मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अगर आपने इन सेशंस को अटेंड नहीं किया है, नहीं देखा अब तक, तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 भी चलाया जा रहा है बिहार दरोगा वाला, तो वॉल्यूम 1 अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है ना। औरंगजेब जो था, इसने अपने शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दिया, और जितने भी फ्रेंड्स औरंगजेब के समय में सरकारी संगीतकार थे उनको अवकाश पर भेज दिया गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, आलमगीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था। अतः मोती मस्जिद आपको याद होगा, यह औरंगजेब ने बनवाया था। हीरा महल पूछा गया है तो बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का नेतृत्व जिन्होंने दिल्ली से किया था, और इनको कहाँ निर्वासित किया गया था, तो रंगून में, याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बनता है। चलिए, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था। अच्छा, दूसरा, तीसरा और चौथा याद रखिएगा। दूसरा पूछा गया है तो दूसरा किसके कार्यकाल के समय, तो वारेन हेस्टिंग्स के। तीसरा पूछेगा तो तीसरा भी आपको याद रखना है, तीसरा किसके समय में, तो तीसरा लॉर्ड कार्नवालिस के समय में। ठीक है ना। चौथा वेलेजली के समय में। ठीक है ना। सब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है ना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपको भलीभांति याद होगा
30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। 1906 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कह करके संबोधित किया था? राष्ट्रीय विद्रोह कह करके। तो देखिए, राष्ट्रीय विद्रोह कह करके संबोधित जो किया था, ये किसने किया था? तो ये डिज़रायली ने किया था। डिज़रायली राइट आंसर हो जाएगा। और वी.डी. सावरकर ने क्या कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और टी.आर. होम्स ने क्या कहा था? तो इसने कहा था कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच यह एक युद्ध था। तो ये सभी स्टेटमेंट भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ उसके नेतृत्व करता है। तो देखिए, इसमें से विकल्प सही नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें से राइट आंसर जो होगा ताना भगत हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन जो था, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक का नाम याद रखना है, जतरा भगत थे। जतरा भगत राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अली मुस्लियार दिया गया जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। बाकी सारा जो है यहाँ पर सही दिया गया, यही सही नहीं है जो कि प्रश्न में पूछा गया है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से जो है किस प्रकार के? तो वर्गाकार एवं आयताकार दोनों प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? अच्छा, ऋग्वेद में आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल, उसमें वर्णित पुरुष सूक्त के अनुसार जो आदि पुरुष ब्रह्मा हैं, उनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है, नहीं, कानों से नहीं, ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है ये मुख से हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। वैश्यों की उत्पत्ति जंघाओं से हुई है, जांघों से। और शूद्रों की उत्पत्ति जो है ये चरणों से हुई है, चरणों से यानी कि पैर से। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत दिया गया है, बाकी ये दोनों सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किससे नियुक्त किया था? तो फ्रेंड्स, ये नियुक्त किया था धम्म महामात्र को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद होगा कि अशोक का जो 5वां शिलालेख है, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। किस शिलालेख में? तो 5वें शिलालेख में। क्लियर है ना? चलिए, उसके बाद देखिए, हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? अच्छा, ये सेंगोल जो है नया संसद भवन जो अभी बना था, नया संसद भवन, नए संसद भवन के लोकसभा में स्थापित किया गया है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और ये पूछा गया है किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये चोल साम्राज्य यानी कि चोल वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। देखिए, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? ऑपरेशन पोलो जो था ये किसके द्वारा जो है इसके द्वारा किसको विलय किया गया था? तो देखिए, ये जो ऑपरेशन पोलो था, इसी के द्वारा जो हैदराबाद के आखिरी निज़ाम थे उसको जो है अपदस्थ करके हैदराबाद का विलय भारतीय राज्य में किया गया था। तो राइट आंसर इसका हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुआ था? स्वाली का युद्ध जो है ये हुआ था कब? तो याद रखेंगे 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ था। अंग्रेज और किसके बीच में? तो अंग्रेज और किसके बीच में? पुर्तगालियों के मध्य में। पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएगा। यह एक नौसैनिक युद्ध था और गुजरात के सूरत के समीप एक गांव है स्वाली, उसी के तट पर लड़ा गया था। इसमें पुर्तगालियों की हार हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? चलिए बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए, फिर आंसर कमेंट में देकर के बताइए। तो फ्रेंड्स, ये हंटर आयोग का गठन था। देखिए, हंटर आयोग का गठन जो है ये आपको भली भांति होगा याद कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो हुआ था उसी की जांच के लिए किया गया था लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। 1919 में किया गया था और इसमें 5 अंग्रेज सदस्य और 3 भारतीय सदस्य थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? एक तरफ नदी दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा गोदावरी, मूसी, यही वाला जो है गलत दिया गया। मूसी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है गलत दिया गया, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे सही सुमेलित हैं।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। अच्छा, पृथ्वी का यहाँ घूर्णन पूछा गया है। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। ये घूर्णन हो गया। और एक परिभ्रमण है, परिभ्रमण, परिभ्रमण इसको हम लोग अंग्रेजी में रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए ये रिवॉल्यूशन जो होता है, परिभ्रमण, इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो घूर्णन का प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पर यानी कि रोटेशन का, तो ऋतु परिवर्तन हो जाएगा। बाकी देखिए पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति और दिन रात का होना, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। खमसिन जो है ये किस देश की स्थानीय पवन है, तो आपको याद होगा ये मिस्र की है। ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, इसको आप स्टार मार्क लगा करके ध्यान रखेंगे। स्थानीय पवन से संबंधित प्रश्न बनते हैं। मैं आपको जब सक्सेस केंद्रा वाला जब प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा तो वहाँ पर सब कुछ मैं आपको कवर करवा दूंगा, जो बिहार पुलिस जो बिहार सब इंस्पेक्टर का यानी कि बिहार एसआई का, बिहार दरोगा का सिलेबस है उसी पर। चलिए, विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। प्रतिशतता पूछा गया है, तो ये किसका है, शीतोष्ण शंकुधारी वन का। शीतोष्ण शंकुधारी वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। यह प्रश्न बड़ा रिपीट किया जाता है, तो आपको याद रखना है बृहद हिमालय और किसके बीच में, तो पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। चलिए, निम्नलिखित पर्वतीय दरों का सही पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम बताना है। तो चलिए पश्चिम से पूर्व बताना है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर शिव किला हो जाएगा। शिव किला कहाँ पर है, तो हिमाचल में है। शिव किला के बाद दूसरा लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। लिपुलेख कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो नाथुला हो जाएगा। नाथुला सिक्किम में है और बोमडिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो 1 4 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल ये निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। तो देखिए 10 डिग्री चैनल जो है ना, यह किसके मध्य है, तो 10 डिग्री चैनल जो है यह छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। तो यहाँ पर देखिए अंडमान को निकोबार से जो है यह पृथक करता है। अच्छा, 8 डिग्री चैनल भी पूछा जाता है। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री चैनल यह जो है यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर। भारत को श्रीलंका से पाक स्टेट के द्वारा अलग होता है, पाक जल संधि के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे। तो ये जनजाति जो है यह भूटिया है। भूटिया जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, भूटिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा, जिसको कि मैंगो सावर कहा जाता है, संबंधित है। कर्नाटक और केरल में यह मेनली मैंगो सावर चलती है और राइट आंसर इसका हो जाएगा आम की फसल के लिए। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए आपको पता है दलहनी पौधे उगाई जाती है। तो इसमें से आप देख सकते हैं उड़द जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। सकल घरेलू उत्पाद में इसमें से कौन सा शामिल है, तो यह आपका अंतिम वस्तु की बिक्री जो होगा यह सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। 27 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह किस नियम से संबंधित है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जेबी से का बाजार नियम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखिए खुसरो समिति का संबंध किससे है। खुसरो समिति का संबंध किससे है, चलिए बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो खुसरो समिति का संबंध जो है ये कृषि साख से है। कृषि साख का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं जल्दी कवर करा रहा हूँ, आप में से बहुत लोगों का कहना है कि सेशन जल्दी कवर कराइए, तो जैसा आप कहेंगे भाई वैसा मैं करूँगा। चलिए, लेकिन मेरा एक जो अपना एक स्टाइल है ना, जिसको हम कहेंगे कि हाँ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको कराऊंगा। ऐसे टिक लगवाने से भाई मेरे कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी को। टिक लगाना है तो आप दूसरे चैनल पर जाइए, फटाफट टिक लगाते चलिए, पढ़ते जाइए, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम टेकन लूँगा आपका। चलिए 29 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति और खुले बाजार की क्रिया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था।
लकड़वाला समिति का गठन किया गया था 1989 में, और रिपोर्ट इसने 1993 में प्रस्तुत किया था। गठन किया गया था 1989 में, ठीक है ना। चलिए, गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है यह। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अधिकार परीक्षा लेख एक रीट है और ये रीट अधिकार के अंतर्गत आता है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा गया है। उपराष्ट्रपति को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, जी नहीं। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और इस तौर पर उसको निर्णायक मत करने का अधिकार है। जब मत टाई हो जाएगा उस कंडीशन में उसको निर्णायक मत करने का अधिकार है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है यह सही नहीं है। बाकी सारे सही दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब यहाँ पर देखिए, एक 39 क है। 39 क में क्या है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। उसके बाद सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भी इसी में है, 39 क में। 39 ख में क्या है? 39 ख में सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, 39 ख में है। 39 ग में क्या है? 39 ग में है कि धन का समान वितरण, तो यही ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, धन का समान वितरण, ऑप्शन बी। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो बताएंगे इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिक सा प्रश्न है, इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताएं। एक प्रश्न मैं आपसे हर सेशन में पूछता हूँ। चलिए, आज का प्रश्न ये रहा आपके लिए। चलिए, कितने प्रकार से और क्या क्या है वो तरीका, वो भी आप लिखेंगे, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिए कि संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन का अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्थाएं जो हैं ये कनाडा से लिया गया, संसदीय जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए, श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? ठीक है ना, बताएंगे। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किसका विषय है? तो फ्रेंड्स, यह जो है फौजदारी और श्रमिक संघ जो है यह किसका विषय है? तो फ्रेंड्स, यह समवर्ती सूची का विषय है। चलिए, उसके बाद शिक्षा भी समवर्ती सूची में आता है। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान न्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में आर वेंकट रमनी है, ठीक है ना। आर्टिकल 76 में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 88 के तहत जो है महान न्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, और आपको याद होगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, ये शपथ ग्रहण नहीं करता है, ठीक है ना। ये जो है सदस्य की तरह है, सदस्य की तरह ही यह सदस्यता लेता है संसद के सदन का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो कोई नहीं हो जाएगा। इस्तीफा जो है ये उपाध्यक्ष को देता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में पूछा गया। देखिए, 1989 से पहले जो है ये एक सदस्यीय संस्था थी, लेकिन 1989 से ये 3 सदस्यीय हो गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है ना। एक मुख्य होता है और 2 अन्य होते हैं। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम इसमें से गलत है? चूंकि इसमें से सारे जो वरीयता क्रम दिए गए हैं ना ये सारे सही हैं, ठीक है ना, इसीलिए इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। वरीयता क्रम में सबसे ऊपर राष्ट्रपति आता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, ठीक है ना, फिर राज्यों के राज्यपाल। तो इस तरह का क्रम है ये, इनमें से सारा सही दिया गया है। चलिए, येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक, जिसको कि येलो को पीला बोलेंगे हिंदी में, चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स, येलो बुक जो है यह किसका है? तो याद रखिएगा ये फ्रांस का है, फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो देखिए, ये जो अधिकार पत्र था सबसे पहले जानिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है ना भाई, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, उस समय अगर हम बात करें तो 26 जून 1945 को, 26 जून
45 को जो है इस अधिकार पत्र पर 50 देशों ने शामिल हस्ताक्षर किया था, और बाद में पोलैंड भी इसमें हस्ताक्षर किया, लेकिन ये बाद में किया था, ठीक है ना। स्थापना के समय 50 देशों ने ही किया था, 50 देश ही संस्थापक सदस्य थे उस समय। बाद में पोलैंड जुड़ा और पोलैंड 51वां देश बना था, लेकिन इसके अनुसार ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा 50, पोलैंड बाद में किया था। चलो उसके बाद देखिए, वायुसेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय पूछा गया है। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? पश्चिमी कमांड का नई दिल्ली में है। पूर्वी कमांड का पूछेगा तो शिलोंग में है, शिलोंग में। पूर्वी कमांड का शिलोंग में है, ठीक है ना। उसके बाद अगर पूछा जाएगा दक्षिणी कमांड का तो तिरुवनंतपुरम में है दक्षिणी कमांड का, ठीक है ना। केंद्रीय कमांड का पूछेगा तो इलाहाबाद में केंद्रीय कमांड का है। चलो उसके बाद देखिएगा कि राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए राधा रेड्डी का संबंध जो है ये कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति रॉय को मैन बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो याद रखेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? तो ये अरुंधति रॉय की है, और इस पुस्तक के लिए इनको अवार्ड दिया गया था मैन बुकर का। ये कब दिया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इनको दिया गया था 1997 में, 1997 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पाखल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? अच्छा, एक पखुई है, एक पखुई है, एक पाखल है और एक पखुई है। पखुई कहाँ पर है? तो पखुई याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। प्रश्न में पाखल पूछा गया है जो कि तेलंगाना में है, ठीक है ना। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? अच्छा, रेड डाटा बुक जो है ये संकटापन्न जो प्रजाति हैं उनको लेकर के जारी किया जाता है, और ये जारी कौन करता है? तो IUCN एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। यह संस्था जारी करती है। पहली बार रेड डाटा बुक को 1964 में जारी किया गया था। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इतना डिटेल में कौन बताएगा आपको, ये भी इतने कम समय में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि होती है। तो आपको पता है ग्रीन हाउस जो प्रभाव इसमें वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य है। सिमलीपाल उड़ीसा में सही है, नोकरेक मेघालय में सही है, अगस्तमलाई केरल में सही है, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है, ठीक है ना। तो सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हृदय मांसपेशी को कहते हैं, हृदय के मांसपेशी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मायोकार्डियम। याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और अक्सर एडुटेरिया के सेट में ये प्रश्न देखने को मिल जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दिया गया यहाँ क्या लिखा गया? प्रोप्रियोसेटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। PNF तकनीक संबंधित है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, यह संबंधित किससे है? तो शरीर के लचीलापन से, ठीक है ना, शरीर के लचीलापन से। कौन सा विटामिन? वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। अच्छा, पानी में घुलनशील विटामिन आपको याद रखना है, ये B और C है, मात्र 2 ही विटामिन, बाकी सारे वसा में है। वसा में कीड़ा घुला, वसा में कीड़ा घुल गया, पानी में कीड़ा नहीं घुला, जब उसको वसा में डाला गया तो कीड़ा वसा में घुल गया। ये कहानी है, इसको इस तरह से ट्रिक से याद रखिएगा। तो ये वसा में घुलनशील है, विटामिन K, E, D, A। विटामिन B, C पानी में घुलनशील है, यहाँ पर देखिए B दिया गया है, ये वसा में नहीं है यानी कि पानी में है। चलो उसके बाद देखिए मानव की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? अच्छा, वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या 206 होती है, आपको पता है, और ये किस आधार पर? तो ये परिमाण और आकार के आधार पर जो है मानव शरीर की अस्थियां वर्गीकृत की जाती हैं। उसके बाद देखिए कौन सा उत्तक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। यह उत्तक, इसका नाम है एपिथेलियमी उत्तक, एपिथेलियमी उत्तक इसका नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह उत्तक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि पौधे के किस हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, याद रखिएगा आप। ऑक्सिन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सिन राइट आंसर हो जाएगा। एथिलीन जो होता है ये फलों के पकाने में सहायक हार्मोन होता है। फ्लोरोजिन्स जो होता है ये फूलों के खिलाने में सहायक हार्मोन होता है,
ठीक है ना। एक ट्राउमेटिन है, ट्राउमेटिन पौधे के घाव को भरने में सहायक हार्मोन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा सत्य है? अब चलिए यहाँ पर सत्य पूछा गया है किसके? प्रोकैरियोटिक। और एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, याद रखिए। ये तो प्रोकैरियोटिक पूछा गया है और एक यूकैरियोटिक होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, प्रश्न कह रहा है ऑप्शन में कि इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नहीं, इसकी प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति नहीं, प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति जो है ये म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है ना, म्यूकोपेप्टाइड की। तो ये गलत हो गया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? नहीं, इसमें अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। इसमें केंद्रक तथा केंद्रिका अनुपस्थित नहीं होते, ये सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका नहीं, ये भी गलत है, अनुपस्थित नहीं होते हैं, ये गलत दिया गया, अनुपस्थित होते हैं। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन के द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है। टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण जो है मार्सिलिया और क्या हो जाएगा? फॉर्न हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मार्सिलिया और फॉर्न दिया गया। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत क्या है बताइए? तो ये अग्नाशय से होता है, तो यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसको सहजीविता कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। सवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, याद रखिएगा, और उसको सहजीविता कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है। अलौह पूछा गया है, तो इसमें से अलौह जो हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर यूरेनियम दिया गया है, मेनली यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध के द्वारा बने होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, ये मीथेन है, आपको पता है एल्केन ग्रुप का होता है। तो सिंगल एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, तो डबल बॉन्ड पूछा गया, और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ये एल्काइन होता है। तो यहाँ पर 2 परमाणु द्विबंध के द्वारा बने होते हैं, तो ये एल्कीन है। चलिए उसके बाद देखिए सोना को घोला जा सकता है तो एक्वा रेजिया में, और एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? पीतल जो होता है ये किसका मिश्रण है बताएंगे? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। देखेंगे तांबा और जस्ता ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक जेटा बराबर होता है, इसको मैं एक अलग वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। एक जेटा बराबर जो होता है ये होता है कितना? 10⁻21। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि, अचानक वृद्धि जो है ना ये अत्यंत शुष्क मौसम का इंगित करता है, और अचानक गिरावट जो होता है ये तूफान का संकेत होता है। तो अचानक वृद्धि जो है ये अत्यंत शुष्क मौसम का होगा। चलिए निकट दृष्टि दोष, कल ही वाले सेशन में मैंने बताया था निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया, परावर्तन और अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी नहीं सुमेलित, नहीं पूछा गया। गति विषयक नियम न्यूटन, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम आइंस्टीन, गलत है। प्रकाश का अपवर्तन का नियम जो है ये स्नेल ने दिया था। किसने दिया था भाई? तो याद रखिएगा स्नेल ने, स्नेल ने, ठीक है ना, स्नेल ने। तो यही हो जाएगा, गलत पूछा गया, नहीं सुमेलित है, बाकी सुमेलित हैं। प्रकाश का तरंग हाइजेंस ने दिया था, याद रखेंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसका क्या नाम दिया गया है? तो इसको सप्तऋषि नाम दिया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है बताएंगे? 5.9% लगाया गया है। ये सब डायरेक्टली याद रखना आपको। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 551.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जाति आधारित गणना 2012 के अनुसार 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक? वैसे अगर धर्म पूछेगा तो हिंदू धर्म का ज़्यादा है, मुस्लिम है, ठीक है ना, और यहाँ पर यादवों की संख्या अधिक है। चलिए दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान, मैंडूस तूफान का नामकरण
किस देश के द्वारा किया गया है? तो मैंडूस तूफान का नामकरण जो है ये यूएई के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। चलिए, G20 की शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था? बताएंगे राइट आंसर। तो उदयपुर में किया गया था। और G20 का 2023 में जो आयोजन हुआ था ये अपना प्यारा भारत में हुआ था। चलो, उसके बाद देखिए कोवोवैक्स जो है नामक वैक्सीन, इसका निर्माता कंपनी का नाम पूछा गया कोवोवैक्स का। तो कोवोवैक्स बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। चलिए, 79 नंबर क्वेश्चन है कि वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान किस कक्षा में स्थापित किया गया है? तो ये LV-M3 के द्वारा किया गया है। चलिए, उसके बाद ऑपरेशन सद्भावना जो है पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरुआत इसका किया गया ऑपरेशन सद्भावना? तो ऑपरेशन सद्भावना जो शुरू किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिएगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाला राज्य, सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश का, प्रतिशत में वही अगर पूछता तो मिजोरम होता। चले, रंगना ठिट्टू इस तरह से आपने पढ़ा होगा, ये मैंने कराया भी है। रंगना ठिट्टू जो पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है रंगना ठिट्टू, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए मैनग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो यह राज्य सरकार जो है कौन सा है भाई? तो यह उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश से किया है? अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार के सहयोग पर। तो फ्रेंड्स ये जो किया है ना मैक्सिको के। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सारा सत्य दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 3 बार राज्यसभा के और 7 बार लोकसभा के सदस्य थे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान बताएंगे राइट आंसर। तो इसमें भारत का स्थान जो है ये चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के गमोछा यानी कि गमछा को GI टैग दिया गया है? तो ये गमोछा जो है ये असम का है। चलिए, 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है फ्रेंड्स कि फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? अच्छा प्रश्न है, तो याद रखेंगे टोटल 6 भारतीय महिलाओं को, ठीक है ना। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण, ठीक है ना, तो टोटल कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया था? नहीं, पद्म विभूषण पूछा गया है। पद्म विभूषण 6 लोगों को, मैंने कल ही वाली वीडियो में बताया था आपको, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए 64वां रमन मैग्सेसे, अतः ये 64वां पूछा गया है। अभी 65वां भी दिया जा चुका है 2023 में। तो इसमें नाम याद रखना, क्योंकि एक व्यक्ति भारत के हैं जिनको दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन आर को, ठीक है ना। इनका नाम है डॉक्टर R रवि कन्नन या रवि कन्नन आर भी आपको मिलेगा। मैं लिख देता हूँ डॉक्टर R रवि कन्नन, ठीक है ना। याद रखिए इनको रमन मैग्सेसे दिया गया है 2023 में यहाँ 64वां पूछा गया 2022 वाला, ठीक है ना। अभी नया संस्करण 65वां था। तो रवि कन्नन आर का नाम याद रखेंगे। साथ ही साथ इनमें से जो पूछा गया 64वां, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो दिया गया है 2023 वाला, एक तो हो गया डॉक्टर R रवि कन्नन, उसके बाद मरियम कोरोनेल फेरर, मरियम का नाम याद रखिएगा, मरियम कोरोनेल फेरर। उसके बाद यूजेनियो लेमोस, ये तिमोर लेस्ते के हैं। कोरबी रक्षंद ये बांग्लादेश के हैं। तो बांग्लादेश तिमोर लेस्ते, फिलीपींस के मरियम हैं और भारत के डॉक्टर R रवि कन्नन है। 4 लोग का नाम याद रखिएगा। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो भाई ये मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से याद रखिएगा। परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? परीक्षा संगम पोर्टल, तो ये CBSE के द्वारा जारी किया गया है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है। और द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो है यह पुस्तक जो है मेघनाथ देसाई की है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये पुणे में स्थापित किया गया, पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आप लोग 95 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। मैं इसका आंसर अब बता दे रहा हूँ, सभी लोग आंसर टिक कर लेंगे।
व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पीडीएफ पूरा का पूरा मैं आपको वहीं पर दे दूंगा, ठीक है ना भाई। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये 219 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा लुप्त संख्या इसमें बताना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन 100 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।